एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मीटियोर एक लड़की को लेकर भाग रहा था कि तभी उसके पीछे एक बंदा करने लग जाता है और ये कहता है कि तुम भागकर कहाँ जाओगे और बार बार मीटियोर पर अटैक करता रहता है, लेकिन मीटियोर भी बार बार उसके अटैक से बचता रहता है। और फिर एक जगह पर वो उसे रोकने में कामयाब हो गया था और ये कहता है कि अब तुम यहाँ से कहाँ भाग कर जाओगे, और ये कहते साथ ही एक फार्मेशन को ओपन कर लेता है। अब फार्मेशन बनाने के साथ ही वो लोग मीटियोर पर अटैक कर देते हैं, तो तभी ही मीटियोर अपने भाले का इस्तेमाल करके उनके अटैक को नाकाम करने की कोशिश करने लग गया था। उसके पीछे खड़ी हुई लिंगर की हालत खराब होती जाती है और उसके बारे में मीटियोर जान चुका था और अब उसे भी परेशानी होना शुरू हो जाती है। उसका फोकस लिंगर पर हुआ था कि तभी वहां से एक स्वार्ड उसको छूते हुए गुजर जाती है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और हालत खराब हो जाती है। वो बंदा जो कि मीटियोर पर अटैक कर रहा था वो काफी ज्यादा खुश दिख रहा था। उसे पता था कि अब मीटियोर का आखिरी वक्त करीब आ चुका है। वो दोबारा अपनी पावर को गैदर करके उन पर अटैक करता है, तो ये देखने के साथ ही मीटियोर लिंगर को ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से भाग पाएंगे, तो अगर थे तो नहीं भाग सकते तो तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इनका मुकाबला करूंगा, फिर मैं बाद में तुम्हारे साथ पीछे पीछे आ जाऊंगा। इस पर लिंगर ब्रदर यू को यह कहते हैं कि नहीं नहीं, हम दोनों मरेंगे तो साथ में मरेंगे, जिएंगे तो साथ में जिएंगे, मैं यहाँ से तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाले। वो उसे धक्का देकर पीछे की तरफ गिरा देता और ये कहता है कि हमें अपने बच्चे की खातिर ऐसा करना ही होगा। उसे पीछे की तरफ धकेल कर खुद उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए ऊपर जाता है। उन्हें कहता है कि तुम मेरे साथ फाइट करो अगर तुम्हें करना ही है तो, और मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। और दूसरी तरफ हम किंजू और उसके भाई को देखते हैं जो कि ब्रदर यू को ढूंढने के लिए निकले हुए थे, लेकिन अभी तक उन्हें उसकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। तभी किंजू अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए शी से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है। तो इस पर शी अपनी पावर का यूज़ करते हुए यही बताता है कि मेरा मास्टर बहुत ही तेज़ी से मूव कर रहा है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है और मुझे लगता है कि उन्हें कोई चेज कर रहा है। इस पर किंजू यही कहता है कि लगता है कि ब्रदर खतरे में है। तो उसका भाई भी कहता है कि हमें जल्दी से ब्रदर यू के पास जाना होगा और वो दोनों तेज़ी से ब्रदर यू की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वो दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि कुछ पत्थर उन्हें घेर लेते हैं, तो वो दोनों बड़ी मुश्किल से पत्थर से बचे थे और उसने फीफी को भी बचाया था। और फिर किंजू ये सब कुछ करने के साथ ये पूछता है आखिर यहाँ पर कौन है जिसने हमें यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश की। तभी किंजू को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि ये कहने लग गया था कि तुमने यहाँ पर खुद को मरने के लिए एक अच्छी जगह को चूज़ किया, यहाँ पर तुम्हारी लाश मिलेगी। वहाँ पर उसने एक स्पेल बनाया हुआ था कि ये देखने के साथ फीफी अपने हाथ में मौजूद डंडे का इस्तेमाल करता है ताकि इस शील्ड को तोड़ सके, लेकिन वो शील्ड को नहीं तोड़ सकता और ये बताता है कि ये जो भी स्पेल का यूज़ हुआ है ये बहुत ही डेंजरस है और इसके बारे में वो किंजू को बता रहा था। और वो बंदा भी वहीं पर आ गया था और ये कहता है कि यहाँ पर मेरा ही कंट्रोल है, तुम दोनों मेरी डोमेन में हो और किंजू ये सब कुछ तुम्हारी मेहरबानी की वजह से हुआ कि मैं स्टेट पर पहुंचा हूँ, मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। किंजू उसकी बात सुनने के साथ उसे गुस्सा दिलाने वाली बातें करने लग जाता है, जिस पर उस बंदे के साथ में जो लड़की हो तो गुस्सा आ गया था, लेकिन वो कहता है कि नहीं तुम खामोश रहो। और वो तो ये कहता है कि तुम एक ऐसी मछली की तरह हो जो कि एक जार के अंदर मौजूद है, तो भला तुम मेरा क्या मुकाबला कर सकोगे, और तुम्हारे पास एक गॉडली स्क्रॉल है, मुझे वो चाहिए ताकि मैं उसे शायर को दे सकूं, और ऊपर से मेरे ऊपर जो भी डीमन लीव स्पेल का इस्तेमाल हुआ है उसे भी मैं रिमूव कर दूंगा, वो भी तुम्हारी वजह से। फीबी को ये सुनकर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि पहले तो तुम्हें मेरे डंडे से मार खाना होगी, फिर जाकर तुम्हारे अकल ठिकाने पे आएगी। फीफी जैसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था कि तभी शाही उस पर अटैक करके उसके अटैक को नाकाम करके उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। और ये देखने के साथ वो बंदा ये कहता है कि लगता है कि तुम बात नहीं आ रहे, तुम्हें भी दूसरों की परवाह है, पहले तुम खुद को तो बचा सको किंजू। ऊंचाई और उसके पास सवार्ड थी, वो दोनों ही फिर सवार्ड को कंबाइन करना शुरू कर देते हैं। जैसे उसे मिक्स करते हैं तो वह पहले सवार्ड बन जाती है जो कि पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गई थी, और वो सवार्ड किंजू को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लग गई थी। किंजू ये देखने के साथ आर्मर पहन लेता है, लेकिन वो आर्मर सवार्ड के सामने नहीं टिक पाता और वो सवार्ड उसके सीने से होते हुए दूसरी तरफ निकल जाती है, और इस सबकी वजह से किंजू की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। फीफी को ये देखकर काफ़ी गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ पर अपने स्पिरिट को समन कर लेता है और ये कहता है कि तुम दोनों को तो आज मैं मार के ही रहूँगा। अपने डंडे की मदद से उन दोनों पर अटैक किया जा रहा था, उन दोनों ने वहाँ पर शील्ड बनाई हुई थी जिसकी वजह से उसके अटैक्स नाकाम हो रहे थे, और सामने वाला बंदा ये कह रहा था कि तुम्हारे ये अटैक हम पर ज़्यादा असर नहीं करेंगे और तुम्हें जिंदा रहना होगा, और वैसे भी लगता है कि तुम अपनी जान को गंवाना चाहते हो, तो ठीक है फिर तुम ऐसा ही सही। फीफी इस पर कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं, मेरी जान जाती या नहीं जाती, लेकिन मैं तुम दोनों का तो आज अच्छे से नाकाम निपटाऊंगा। तुमने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया तो इसके लिए तो तुम्हें मैं मार दूंगा। वो गुस्से में जैसे दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, इस पर वो बंदा ये कहता है कि तुम ग्रेट इंपरर एप के हायर हो, लेकिन अगर तुम खुद ही मरना चाहते हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना लेता ताकि उसकी मदद से फीफी पर अटैक करके उसे मार सके। जैसे ही वो अटैक करने के लिए अपने सवार को आगे फेंकता है कि तभी वहाँ पे फीफी गायब हो गया था, क्योंकि वहाँ पर खड़े हुए किंजू ने अपनी सफेद रिंग का इस्तेमाल करके उसे उसके अंदर कैप्चर कर लिया था। और फीफी को इस बात पर सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि उसका भाई अभी तक जिंदा था, और वो भी यही बताता है कि इस अटैक की वजह से मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ फीफी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सब इस वजह से हुआ था क्योंकि वहाँ पर उसने ब्लैक होल की पावर का यूज़ किया था और इस अटैक का असर बहुत ही कम हुआ। जब शाही को इसके बारे में पता चलता है वो हैरान हो जाती है, जबकि वहाँ पर खड़ा हुआ उसके साथ बंदा ये बताता है कि वेल अगर इस बच्चे की कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये थोड़ी बहुत तो अजीब है, लेकिन जब तक ये मेरे स्पेल के अंदर कैद है तो यहाँ से बच पाना तो इसके लिए काफ़ी मुश्किल है, तो इसे मैं आज ही मारूंगा।
किंजू के माइंड में यही चल रहा था, अब मुझे सारी एनर्जी का यूज़ करना होगा अगर इन दोनों से बचना है तो। जबकि अंदर फीफी उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि मुझे भी बाहर आने दो, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा, हम दोनों मिलकर उन पर अटैक करेंगे। लेकिन किंजू सबके लिए तैयार नहीं था। तो किंजू गुस्से में यही कहता है कि तुमने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया, और वो जो ऊपर काफ़ी गुस्सा करते हुए कहने लग जाता है कि तुमने हमेशा मुझे मारने की कोशिश की, तुमने हर जगह अपने लोगों को भेजा, तुमने बार बार मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन देखो मैं अभी तक जिंदा हूँ और मैं कसम खाता हूँ, मैं किंजू हूँ और फेंगजू, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मुझे कभी नहीं मार सकोगे, बल्कि मैं तुम्हें मारूंगा। फेंगजू भी गुस्से में आकर ये कहता है कि ठीक है, फिर दो दो हाथ हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी तो ऐसे हाथ पीछे नहीं हटने वाला, या फिर तुम मरोगे या मैं मरूंगा, तभी ये कहानी खत्म होगी। अब जैसे फेंगजू अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी किंजू को बचाने के लिए वहाँ पर आओ फेंग आ गया था। आओ फेंग वहाँ पर आते साथ ही यही कहता है कि फेंगजू, लगता है कि तुमने अपनी हद पार कर दिया, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। उसके साथ वो मिंग भी आया हुआ था। वो मिंग आगे बढ़कर किंजू को यही कहता है कि जैसे हमें न्यूज़ मिली तो हम दोनों तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गए। तो इस पर किंजू उन दोनों को थैंक्स कहता है, क्योंकि वो दोनों सच में उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आए थे। इस सब की वजह से उसका आर्मर भी टूट गया था, और इस बात को लेकर आओ को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। आओ फेंग यही कहता है कि फेंगजू, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा, तुमने मेरे भतीजे के आर्मर को तोड़ दिया, उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, उसे मारने की कोशिश की। फेंगजू ये देखकर ये कहता है, तभी तो मैं कहूँ कि किंजू इतना ज़्यादा अपने आप पर एतमाद कैसे करता है। तो अच्छा, उसके इस भरोसे के पीछे तुम लोगों का हाथ है। और शाओ भी आओ को ये कहती है कि क्या तुम एक बच्चे की खातिर हमसे फाइट करोगे। तो आओ को यही कहता है कि लगता है कि तुम लोगों को मेरी पावर का पता नहीं, कई साल हो गए मैंने लोगों को अपनी पावर नहीं दिखाई, लगता है कि आज तुम लोगों को मुझे अपनी ताकत दिखाना ही होगी। वो वहाँ पर अपनी पावर को गैदर करने लग जाता है और उन दोनों को यही कहता है कि मेरा एक ही पांच तुम दोनों के लिए काफ़ी रहेगा। उसकी ये बात सुनने के साथ फौरन वहाँ पर फेंगजू और शाई अपनी फिर सवार्ड को कंबाइन करके पेयरलेस सवार्ड बना देते हैं, और इसी सवार्ड की मदद से वो आओ फेंग पर अटैक करने के लिए उसे आगे बढ़ाने लग जाते हैं। आओ फेंग ये देखते साथ ही आगे बढ़ता है और अपने पांच का इस्तेमाल करके उनकी सवार्ड के अटैक को नाकाम कर देता है। उसने बैक फायर किया था वो भी शाई पर, तो इस पर शाई की हालत ख़राब हो गई थी। जैसे ही वहाँ पर फेंगजू जाता है, शायद उसकी हालत पूछने पर वो कहती है कि लगता है कि उसका इरादा मुझे मारने का नहीं था, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम दोनों की कंबाइंड पावर को उसने इजीली यहाँ पर नाकाम कर दिया। और आओ फेंगजू को ये कहने लग जाता है कि तुमने मेरे भतीजे के आर्मर को तोड़ दिया, उसको नुकसान पहुँचाया, और मैंने भी तुम्हारे साथ यही किया। एंड इस बात का ख्याल रखना कि कभी भी उससे पंगा मत लेना। फेंगजू शाई को लेकर वहाँ से चला गया था, और ये सब कुछ देखने के साथ किंजू यही कहता है कि आओ फेंग तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और इस सब के लिए किंजू अपने अंकल को थैंक्स कहता है और कहता है कि अंकल आओ, अगर आप यहाँ पर ना होते तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होता, मैं यहाँ से बच भी पाता या ना बच पाता, और मुझे इसके बारे में जाकर फीफी को बताना होगा। और उसकी स्पेस रिंग के अंदर मौजूद फीफी काफ़ी ज़्यादा परेशान था, उसे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, और उसे अपने भाई को लेकर काफ़ी फिक्र थी। लेकिन जैसे किंजू उसके पास आता है तो उसे देखकर फीफी काफ़ी खुश हो गया था। वो सारा कुछ पूछना चाहता था कि बाहर क्या हुआ, क्या नहीं, क्या हो रहा है, और इसके बारे में किंजू कहता है बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें बाद में सुनाऊंगा, अभी मुझे एक और काम करना है। फिर वो सीधा नेमलेस ब्रदर के पास जाता है, तो इस पर नेमलेस ब्रदर कहता है कि क्या अब मैं बाहर जा सकता हूँ। तो किंजू कहता है कि हाँ तुम जा सकते हो। वो मिंग से उस नेमलेस ब्रदर को मिलवाना चाहता था। जैसे वो मिंग उसे देखता है काफ़ी खुश हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और नेमलेस वो मिंग को देखकर यही कहता है कि तुमसे मिले हुए काफ़ी अर्सा हो चुका, तुम तो काफ़ी चेंज हो चुके हो। तो इस पर वो मिंग भी बताता है कि हमारे डैड भी अब काफ़ी चेंज हो चुके हैं। वो उसे कहता है कि डैड भी यहाँ पर मौजूद है, तुम जाकर डैड से क्यों नहीं मिलते। तो इसकी बात सुनने के साथ नेमलेस कहता है कि किंजू मेरा काम खत्म हुआ, मुझे अब वापस जाने दो। तो इस पर जल्दी से वो मिंग आगे आकर कहता है कि डैड यहाँ पर आ चुके हैं, तो तुम उनसे मिल क्यों नहीं लेते। वो हमेशा से चाहते रहे कि तुम उन्हें माफ़ कर दो, तो तुम्हें उन्हें मिलकर उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते भाई। तो इस पर वो यही बताता है कि जब उन्हें पहले पता चला कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है तो उन्होंने मुझे धुतकार दिया, पता चला मेरे पास टैलेंट है तो मुझसे मिलने के लिए आ गए। तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि अगर मेरे पास ये टैलेंट ना होता तो हो सकता है कि वो मुझसे कभी भी मिलने के लिए ना आते। उसे कोई पास की बातें याद आने लग जाती हैं। जब वो ये बता रहा था कि मैं रेड ड्रैगन बनूंगा, तो इस पर उसके डैड उस पर काफ़ी गुस्सा करते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हें अपनी कल्टिवेशन पर फोकस करना चाहिए, तुम्हें इस तरह स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। उसके डैड इस तरह गुस्सा करके उसे पीछे की तरफ फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। प्रेजेंट के सीन में उसका भाई बताता है कि डैड ने वो सब कुछ तुम्हारे भले के लिए किया था। फिर वहाँ पर उसे एक और फाइट की बात याद आ जाती है, जब वो रेड ड्रैगन को समन करके किसी के साथ फाइट करने के लिए गया हुआ था और उसको ये कहता है कि तुम्हारे पास जो वेपन है मुझे दे देना। तो इस पर आगे से बंदा कहता है अगर तुम हार गए तो जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। जब वो अपने अपोनेंट के साथ फाइट कर रहा था कि वो अपोनेंट उस पर काफ़ी भारी होता है, उसे जल्दी से जख्मी कर देता है और फिर वहाँ पर एक स्क्रोल की मदद से उसके अंदर कैद करते हुए काफ़ी देर तक हंसता रहता है। तो उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ प्रेजेंट के सीन में किंजू वुशु को ये समझाने की कोशिश करता है कि जब मैं छोटा था तो तब भी मुझे डैड से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं उन्हें नहीं समझ पाया था। उन्हें पता था कि मैं वीक हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे साथ छोड़ दिया ताकि मुझे कोई लोग नुकसान न पहुँचा सकें। जब तक मैंने प्रूव न किया कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ उन्होंने मेरे साथ न दिया, और मुझे लगता है कि अंकल आओ फेंग भी ऐसा ही कर रहे हैं, वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। तो उसकी ये बात सुनने के साथ ही वुशु अपने डैड से मिलने के लिए तैयार हो जाता है कि तभी इतनी बात सुनने के साथ ही वो मिंग काफ़ी खुश हो गया था और वो डैड को सिग्नल दे देता था कि जल्दी से वहाँ पर आ जाएं, और आओ फेंग जल्दी से वहाँ पर आ गए थे। वो थोड़ा सा दूर खड़े थे, जैसे मिलने के लिए वुशु की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वुशु कहता है कि आप वहीं पर रुक जाइए और जो कुछ कहना है मुझे कहिए। तो इस पर आगे से आओ फेंग ये कहने लग जाते हैं कि मैं जानता हूँ कि हमारी मुलाकात काफ़ी अरसे के बाद हो रही है और मैंने जो कुछ भी किया वो काफ़ी ज़्यादा हाश था,
उसकी बात सुनने के साथ वूशू से वो कहता है कि आपका क्या कहने का मतलब कि वो हार्श था, उससे बहुत कुछ ज़्यादा था। उसके डैड उससे ये कहना लग जाते हैं कि मैंने तुम्हें निकाल दिया, इसका मुझे बहुत पछतावा है, और ऊपर से जब मुझे पता चला कि मेरे दुश्मन के बेटे के पास तुम हो, लेकिन मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन मैंने कुछ खास नहीं किया, और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। वूशू अपने डैड की बातें सुनने के साथ कहता है कि अगर मैं मामूली सा भी रेड ड्रैगन क्यों ना हुआ तो क्या फिर भी आप मुझे अपना बेटा कहेंगे? तो इस पर आओ फैंग कहते हैं कि हाँ, चाहे तो मामूली क्यों ना हो, मैंने हर सारी गलतियों को रियलाइज़ कर लिया है, मैं तुम्हें अपना बेटा कहूँगा, अब मानूंगा, अमल करूँगा। और मुझे लगता है इसमें सारी मेरी ही गलती थी, मुझे पहले तुम्हें समझना चाहिए था, मैं चाहता था कि तुम स्ट्रॉन्ग बनो, लेकिन मुझे लगता है कि इस दौरान मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी गलत कर दिया, और अब मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। अगर तुम मुझे अपना डैड नहीं मानते तो कोई बात नहीं, ना मानो। वो जो अपने डैड की बातें सुनने के साथ उन्हें डैड कह ही देता है, और ये भी कहता है कि मैं आपको डैड मानता हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊँगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। लेकिन इस शाओ फैंग को कोई मतलब नहीं था, वो कहता है कि तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जाओ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। उनकी बातें सुनने के साथ ही वो मिंग जल्दी से वो शू का हाथ पकड़कर डैड के पास लेकर चला जाता है, और जब वो दोनों काफ़ी करीब आ गए थे तो इस पर वो मिंग ये कहता है कि हमें अब अपने ड्रैगन रेस के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हम रिलेटिव्स हैं तो रिलेटिव्स की तरह हमें बात करनी चाहिए। वो तीनों काफ़ी खुश थे, लग रहे थे। ये देखने के साथ किंजू यही कहता है कि फादर, मुझे भी आपका इंतजार है, पता नहीं वो कब दिन आएगा जब मेरी आपसे मुलाकात होगी, वो भी अपर वर्ल्ड में। मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे होंगे, मैं अपने सारे रिलेटिव से मिलना चाहता हूँ। और उन सभी साल की शक्लों याद करके उसे रोना भी आ गया था, लेकिन उसके इस आंसू में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी पैदा हुई थी और वो सेकंड हेवनली लेवल तक पहुंच गया था। इसके बारे में जब वो रियलाइज़ करता है तो किंजू काफ़ी खुश हो गया था, और इसी के साथ ही एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।